नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट सीडब्ल्यू को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो हमने लास्ट पोर्शन जो डिस्कस करा है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को डिस्कस करा है, क्रिएटिव चिल्ड्रन को डिस्कस करा है, गिफ्टेड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन एंड जो क्या बोलते हैं अलावान्वित बच्चे, जितने भी तरह के बच्चे होते हैं, शायद 4-5 तरह के बच्चे हमने डिस्कस करें। तो इन सबको उसमें हमने डिस्कस करा है। ठीक, तो अब इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि, और आप लोग अपना स्कोर भी लगाने की कोशिश कीजिए कि आपके कितने स्कोर बन पा रहे हैं, आप कितने आंसर सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है, इसका मतलब क्या है? हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल है। इस स्पेशल होना या फिर यूनिक होने का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोई भी दो शिक्षार्थी स्वयं में अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उनके समान लक्ष्य होते। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यचर्या संभव है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकसित कर पाना असंभव है। बताओ जरा क्या होगा राइट आंसर। देखिए, हर एक बच्चा विशिष्ट है, यानी कि हर एक स्टूडेंट यूनिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी दो बच्चे अपने स्वयं में अपनी योग्यताओं मतलब अपनी एबिलिटीज, अपने इंटरेस्ट यानी कि रुचि, और अपने टैलेंट में सेम नहीं होते, अलग अलग होते। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। ठीक है, तो हमें कभी दो बच्चों का पहली बात तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और जो हम बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराना चाहिए कि बच्चे को जरूरत क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये कुछ दिन से क्लास लाइव नहीं हो रही है, आपको प्रीमियर मिलेगा रात को 9 बजे, 9 बजे रात को डेली प्रीमियर ही मिल रहा है। तो कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है बारिश की वजह से, जिस वजह से लाइव आने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्लास बफरिंग करती है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ दिन इसी तरह से प्रीमियर मिलेगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए और लाइव क्लास चालू हो जाए। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। समेकित शिक्षा की जो प्रणाली बनाई गई है, एक प्रोग्राम बनाया गया किसके लिए? इंटीग्रेटेड एजुकेशन का। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या बोला गया कि जो बच्चे हैं निःशक्त बच्चे, मतलब कि जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को आप कहाँ एडमिशन दोगे? विशेष विद्यालयों में दोगे, मुक्त विद्यालयों में दोगे, या फिर कहीं नहीं दोगे? तो ये तीनों ही गलत हैं। इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि जो निःशक्त बच्चे हैं, जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, उन्हें आप रेगुलर स्कूल में ही एडमिशन दोगे। ठीक, रेगुलर स्कूल में ही किस तरह से एडमिशन देना है कि आप स्कूल के करिकुलम में चेंज करोगे, यानी कि जो स्कूल का वातावरण है वहाँ पर इस तरह से व्यवस्था करोगे कि ये बच्चे उसमें अपने आप को एडॉप्ट कर सकें, वहाँ पर अपने आप को क्या बोले, क्या फील करें, नॉर्मल फील करें, उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सा ना लगे। ठीक है, तो ये टीचर की एंड स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन आपको उनको एडमिशन नियमित विद्यालयों में ही देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को अपने निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता को पोषण करने का मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए किसका सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे? देखो, व्याख्यान का तो करेंगे नहीं, लेक्चर मेथड का तो करना नहीं है। जब लेक्चर मेथड का नहीं करना तो इनमें से सभी भी नहीं होगा। अब बचा दृश्य श्रव्य सामग्री या विचारावेश। सृजनशीलता मतलब क्या? सृजनशीलता मतलब कि कुछ भी नया क्रिएट करना, बच्चे के अंदर ऐसी एबिलिटी क्रिएट करना ताकि बच्चा कुछ नया बना पाए, नए विचार जनरेट कर पाए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए। ऑडियो विजुअल मटेरियल तो लर्निंग को ईजी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं लगती ज़्यादा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, विचारावेश। विचारावेश में क्या होता है? बहुत सारे विचार आपके माइंड में आते हैं, इस तरह के टास्क दिए जाते हैं कि बच्चे के दिमाग में विचारों का तूफान आ जाए। स्टॉर्म मतलब तूफान आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। A teacher can understand community based individual difference in any group by, किसके आधार पर समझ पाएगा? गृह कार्य के आधार पर। क्या किसे कैसे गृह कार्य दे रहा हूँ? गलत है। आंखों के संपर्क के आधार पर, किससे अच्छा आई कॉन्टेक्ट बन रहा है, जिससे अच्छा आई कॉन्टेक्ट बन रहा है वो अच्छा बच्चा है, जिससे नहीं बन पा रहा वो खराब बच्चा है, ये भी गलत है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंसेस, ये ठीक कह सकते हैं। भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। क्या सामने वाला बच्चा जो बोल रहा है उसकी भाषा किस तरह की हो सकता है? कोई पंजाबी बोल रहा हो, कोई राजस्थानी बोल रहा हो, कोई हरियाणवी बोल रहा हो। ठीक है, और एक्सप्रेस करने का तरीका भी हो सकता है। बुद्धि के आधार पर तो मतलब वही हो गया ना, आईक्यू के लेवल पर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो आईक्यू के लेवल पर हमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा।
भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। सेपरेट क्लासरूम्स एंड इनरिचमेंट प्रोग्राम्स आर यूज्ड फॉर एजुकेशन। किस तरह की एजुकेशन में किया जाता है? पृथक कक्षाओं मतलब उन्हें एक अलग से क्लासरूम दो। संवर्धन कार्यक्रम, संवर्धन का मतलब, यहाँ पे ट्रांसलेशन गलत हुआ है, संवर्धन का मतलब होता है प्रमोशन, जिसे हम बोल सकते हैं प्रमोशन प्रोग्राम। प्रमोशन प्रोग्राम मतलब ये कि कोई बच्चा है जो कि 5th क्लास में है, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी ऐसी है कि वो 6th को मिस करके डायरेक्ट 7th में जा सकता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, तो उसे 7th में आप क्या करो, शिफ्ट कर दो। तो ऐसा आप कौन से बच्चों के लिए करोगे? निम्न शैक्षणिक उपलब्धि वालों के तो लिए तो करेंगे नहीं, निम्न शैक्षणिक वालों के लिए फिर नहीं करेंगे, तो ऐसा हम करेंगे प्रतिभाशाली बालकों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। बैकवर्ड चिल्ड्रन में कम शैक्षणिक योग्यता होती है। ठीक है। संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, या फिर इनमें से सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें मेन प्रॉब्लम यही होती है कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं कम होती हैं। संवेगात्मक समस्याएं फिर तो ये अलग बालक होते हैं, सामाजिक समस्याओं वाले फिर ये तो वो वाले बालक हो गए जो अपने आप को समाज में अडेप्ट नहीं कर पाते, कुछ गलत चीज़ों में लग जाते, उस तरह के बालक हो गए। पिछड़े बालकों का रीजन यही होता है कि उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन और मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। देखो, कहीं भी न्यू बनाने का जाए ना, क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज, प्रोडक्शन, ओरिजिनल थिंकिंग की बात हो जाए तो हमेशा ध्यान रखना वो आपका सृजनात्मकता है, यानी कि क्रिएटिविटी है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। किसके लिए आवश्यक है? कि आप भाई क्या कर रहे हो, आप साइंस की एग्जीबिशंस भी लगवा रहे हो, आप जो क्या है म्यूजिक भी चल रहा है, डांस भी चल रहा है, सब चल रहा है, तो ये क्या करेगा? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है बात, क्या ये आपने कुछ नया क्रिएट करने के लिए एक तरीका बता रहे हो या फिर एक रास्ता बता रहे हो? विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षा को प्रशिक्षित करना, ये कोई मतलब जेन्युइन रीजन नहीं है। विद्यालय का नाम रोशन करना, ये तो होगा ही नहीं। अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। बच्चे को देखना है, बच्चे को फायदा मिल रहा है कि नहीं, तो बच्चे को फायदा फर्स्ट में मिल रहा है, फिर आपके विद्यालय का नाम रोशन हो ना हो, पेरेंट्स संतुष्ट हो ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान में किन बालकों का अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में हर प्रकार के बालक का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो प्रॉब्लम चाइल्ड हो, या फिर वो स्लो लर्नर हो, या फिर वो रिटार्डेड चिल्ड्रन हो, मेंटली रिटार्डेड हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, हर तरह के बालक का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है, यानी कि कम रहती है, लो रहती है, द चिल्ड्रन हुज एजुकेशनल अचीवमेंट इज लोअर देन दैट ऑफ अदर चिल्ड्रंस इन देयर एज ग्रुप। तो आप क्या बोलोगे? देखो, जो हमने क्लास ली थी उस क्लास में डायरेक्ट लिखा हुआ था कि जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि कम रहती है उन्हें हम बोलते हैं पिछड़े बालक, यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। मंदबुद्धि नहीं होगा, बाल अपराधी भी नहीं होगा, समस्यात्मक भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या नहीं है? अभिव्यक्ति में नवीनता, हाँ ये ठीक है, इनोवेशन हो सकता है। जिज्ञासा तो इनमें होगी ही, क्यूरियस होते हैं बहुत ज़्यादा। विचार भी बहुत सारे इनके अंदर आते हैं, आइडियाज़ भी आते हैं। दूसरों के साथ झगड़ना, ये कोई इसका रीजन नहीं होता कि यार बच्चा झगड़ता जाता है तो टैलेंटेड है, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? उसकी जो क्यूरियसिटी है, उसकी क्यूरियसिटी को कब शांत करें? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब आराम से लंच ब्रेक में बैठा हो स्टाफ रूम में, तब करें, तो ये गलत बात है। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, मतलब बच्चा फ्री हो, तब करें, ये भी गलत है। कुछ समय पश्चात करें, ये भी गलत है। भाई तभी कर दो जब बच्चे के अंदर डाउट आया है, जब उसके अंदर जिज्ञासा आई है, कोई जानने की इच्छा आई है। ठीक है, तो तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा दी गई हो। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? कैसे हम बाल अपराध नहीं बोलेंगे? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक, मनस्ताप बालक। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा आ गया और ऑप्शन दूसरे आ गए, है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ के चलेंगे, हटा के चलेंगे इस क्वेश्चन को।
ये आंसर भी लिखा है पिछले बालक ने, नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग अधिगम में, प्रेरकों में, छात्रों के वर्गीकरण में या फिर श्रेणी विभाजन में। देखिए अचीवमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट का जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसका यूज़ किया जाता है मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों के वर्गीकरण में। कि आप बच्चों को कैटेगराइज कर पाओगे कि यार परीक्षण कर लिया कि ए ग्रेड वाले, बी ग्रेड वाले, सी ग्रेड वाले। हालांकि कैटेगराइजेशन अच्छी बात नहीं, बट मुझे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए, 3 ही इसका आंसर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा दे रहे हो आप बच्चे को, इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर दे रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे। बुद्धि के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन करोगे, लिंग के आधार पर करोगे, लिंग के आधार पर गृह कार्य करोगे, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे। देखिए विभाजन तो हमें करने नहीं है। जब बोलोगे सर लास्ट क्वेश्चन में विभाजन था, वो विभाजन कुछ इस तरह का था कि अब भाई जब आप बच्चे का स्कोर कार्ड बनेगा, अब उसके स्कोर कार्ड में तो लिखना पड़ेगा ना ए आया, बी आया या फिर सी आया, क्या ग्रेड आया इसका। तो उस तरह की कैटेगरी की बात चल रही है वहाँ पर। इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, इसमें हम बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का यूज़ करेंगे। यूज द चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। क्या बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसका। बालकों पर मैंने यहाँ पर ए रखा है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 4 ही सही है इसका, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में तो फिर वो कैटेगराइज वाली बात हो गई। 4th को ही टिक करोगे आप, यहाँ पर भी करेक्शन कर लो, इसको 4th कर लो। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। भाई सीमा क्या कर रही है, जल्दी सीख रही है, लीना थोड़ा सा टाइम ले रही है, मतलब दोनों में अंतर है। किस तरह का अंतर है, व्यक्तिगत अंतर है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीच होते हैं। ऊंचे और नीचे का मतलब या तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा या फिर कम क्रिएटिव होगा, लेकिन क्रिएटिव हर बच्चा होता है। बात तो ठीक है। फिर सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में बहुत दूर दूर का रिलेशन होता है। तो ऐसा कुछ तो मुझे सही लग नहीं रहा है। किसी समस्या को हल करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, टाइम दिया जाना चाहिए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मौलिकता ही सृजनशीलता है, मौलिकता ही सृजनशीलता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ओरिजिनलिटी पार्ट है सृजन क्रिएटिविटी का। उस तरह से हम इसे सही मान सकते हैं। तो फिर राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 2 हुआ। अगर देखो इस क्वेश्चन में अगर ये लिखा है कि सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध है, अगर यहाँ पे लिखा हो घनिष्ठ संबंध है तब ये सही हो जाएगा। और अगर लिखा हो कि इनमें बहुत दूर दूर तक संबंध है, मतलब ज़्यादा संबंध नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। देख लेते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। 2 ही राइट आंसर होगा, क्योंकि यही थोड़ा नेगेटिव सेंस को लेके जा रहा है कि इनमें दूर दूर तक का संबंध है। जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हो क्रिएटिविटी बढ़ती ही जाती है, इसलिए मैं भी 2 की तरफ ही जा रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पारखर्ष ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति डेवलप की है। ये क्वेश्चन DSSB में भी रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। रीट में तो आया है, साथ के साथ DSSB में भी आया है। तो जो पारखर्ष ने डाल्टन विधि दी थी, जिसमें हर बच्चा अपने हिसाब से सीख सके, ठीक। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए डाल्टन विधि दी पारखर्ष ने। सृजनात्मकता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों में क्या रखना चाहिए। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को ही क्या करना है, क्रिएटिविटी को नर्चर करना है। तो क्या करेगा, कार्य केंद्रित हो, वर्क ओरिएंटेड हो, लक्ष्य केंद्रित हो यानी कि गोल ओरिएंटेड हो, पुरस्कार केंद्रित हो, अवार्ड ओरिएंटेड हो, या फिर सभी प्रकार की हो, ऑल काइंड हो। देखिए सृजनात्मकता को यदि आप गोल ओरिएंटेड रखोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा कि एक कोई गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो फिर ये वो सृजनात्मकता वहाँ पर होगी। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें, उनका गोल क्या था, उनका गोल था कि मुझे क्या डेवलप करना है, मुझे एक बल्ब डेवलप करना है। तो उस गोल के लिए उन्होंने काम करा और क्रिएट करा, मतलब क्रिएटिविटी हुई, यहाँ पर कुछ नया क्रिएट हुआ। अगर गोल ही नहीं होता कि यार मुझे कुछ नया बनाना है, तो कहाँ से क्रिएटिविटी आती। तो आंसर इसका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, परियोजना विधि के निर्माता कौन है। तो सभी जानते हैं जो प्रोजेक्ट मेथड है
परियोजना ला, एक मिनट लिख देता हूँ मैं इसे सही से, प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड के जो हैं वो हैं किलपैट्रिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। 21 है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के? सामाजिक व आर्थिक कारक होते हैं, संवेगात्मक व व्यक्तिगत होते हैं, वंशानुगत व वातावरणीय होते हैं, या फिर ओनली वंशानुगत होते हैं? तो हम जानते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस को इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू लर्न डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करती है? तो छात्रों में जो सीखने की योग्यता है ये किस पर निर्भर करेगी? सामाजिकता पर, परिवार पर, संस्कृति पर, या व्यक्तिगत विभिन्नता पर? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, इंडिविजुअल डिफरेंस पर इफेक्ट करेगी यार, कि छात्रों की सीखने की योग्यता क्या है, वो किस लेवल तक का सीख सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस ही तो बताएगा ये, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को किस में मदद करता है? नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रंस हेल्प्स द टीचर टू। अब व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान बच्चे को, टीचर को मदद करता है अनुशासन बनाए रखने में, ये गलत बात है। छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में, ये ठीक हो सकता है। कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में, ये भी ठीक हो सकता है, बट ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर थर्ड है। ये भी ठीक हो सकता है बट ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर थर्ड है, याद रखना ये CDP है। तो शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, यानी कि इन प्लानिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, तो इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर टीचर को फैसिलिटेट करेगा, यानी हेल्प करेगा। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, कुछ नया नया कर रहा है, नया नया कर रहा है मतलब क्या है? सृजनशील है, क्रिएटिविटी है। डायरेक्ट याद रखो, नया क्रिएट हो रहा है तो क्रिएटिविटी। 25, अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? मतलब कौन से बालक हैं जिन्हें अपनी देखभाल करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है? तो वो होते हैं आपके मंदबुद्धि बालक। कौन से? मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। इस तरह के चाइल्ड अपना काम भी सही तरीके से नहीं कर पाते। इनका IQ लेवल क्या माना गया? इनका IQ लेवल जो माना गया है वो माना गया है 70 से कम। 70 से कम जो IQ लेवल होता है वो सारे आपके मंदबुद्धि बालक होते हैं, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन इससे रिलेटेड। आउट ऑफ 25 आपके कितने सही हुए ये आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड इनका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। एक मिनट को PDF इनका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।